Hello everyone, welcome to UPSC to the point. So today's article is very important. चाहे प्रीलिम्स मेंस दोनों में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, काफ़ी डिटेल में समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें मैपिंग का एक क्वेश्चन आता है विच इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट. रिसेंटली यूपीएससी ने प्रीलिम्स में मैपिंग से काफ़ी क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, सो यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द मैप. इंडिया एंड द नॉर्दर्न सी रूट. नॉर्दर्न सी रूट कहाँ है, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, ऐसे कौन से सी हैं, ओशियन है जिससे टच होते हैं, कौन सी कंट्री टच होती हैं, ये सब आपको समझना पड़ेगा ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी और जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी कि इंडिया के लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. ये जो आर्टिकल है ये स्टार्ट होता है व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द आर्कटिक रीजन फॉर इंडियाज इंटरेस्ट. सबसे पहले हम एक जनरल रूट देख लेते हैं, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि नॉर्दर्न सी रूट है कहाँ. सो नॉर्दर्न सी रूट जनरली मरमांस्क प्लेस है एक रशिया का, जो कि रशिया की बिल्कुल वेस्टर्न साइड में है. वहाँ से लेके रशिया की ईस्टर्न साइड तक नॉर्दर्न सी रूट लगता है, विच एनसर्कल, पूरा तो एनसर्कल नहीं करता है बट ये पूरा कनेक्ट करता है रशिया. अब रशिया ग्लोब में अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा एरिया कवर करता है आर्कटिक सर्कल का. अभी मैं मैप में आपको शो करूंगा, अभी थोड़ा डिटेल में जाएंगे इसके. इन जनरली अगर हम इस रूट को देखें तो ये वेरेंसी, कारासी, लापटेप और चुक्की सी, ये चार सी बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकी लोकेशन कभी भी पूछी जा सकती है. यू मस्ट रिमेंबर कि ये सी कहाँ है, इनकी लोकेशन क्या है. मरमांस्क प्लेस है जहाँ से स्टार्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस पोर्ट है, एक ये बंदरगाह है. उसके बाद बेरेंट सी लग रहा है यहाँ पर ईस्टर्न साइड में. कारासी लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में था. उसके अलावा लापटेप सी, चुक्की सी. आई एम रिपीटिंग दी सी लोकेशन को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि दीज आर रियली इंपॉर्टेंट. आपको अपने मैप में इनको कहीं ना कहीं शो करना होगा जिससे आप इनको रिविजन कर सकें, रिमेंबर कर सकें. नाउ कम टू दी टॉपिक के साथ में ही हम चीज़ों को देखते चले जाएंगे धीरे धीरे. तो इंडिया के लिए आर्कटिक रीजन की इम्पोर्टेंस क्या है. ये पूरा आपका आर्कटिक सर्किल है, ठीक है. यहाँ पे और भी कंट्रीज लगते हैं, अभी सबकी बात करेंगे धीरे धीरे. वाई इज इंडिया इन्वॉल्व इन मरमांस्क कार्गो ट्रैफिक. मरमांस्क आया है कार्गो ट्रैफिक, मतलब यहाँ पे जो है काफ़ी जहाज़ों से ट्रांसपोर्ट होके सामान इंडिया में आता है इस पोर्ट से, मरमांस्क से. हाउ लॉन्ग हैज़ बीन इंडिया एंगेज विद आर्कटिक रीजन. इंडिया कब से इस रीजन में एंगेज है और क्यों एंगेज है, क्योंकि हम काफ़ी दूर हैं आर्कटिक से, फिर भी हम क्यों आर्कटिक सर्कल के पास में आ रहे हैं, वहाँ पे अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं. व्हाट इज एनएसआर, नॉर्दर्न सी रूट क्या है. हाउ डज रशिया इंश्योर द नेविगेबिलिटी ऑफ द एनएसआर. रशिया क्यों इस एनएसआर को डेवलप करना चाह रहा है. रिसेंटली रशिया ने एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करने का डिक्लेयर किया है इसमें, नॉर्दर्न सी रूट को डेवलप करने में. तो क्यों रशिया इतना इंटरेस्ट शो कर रहा है. हाउ डज चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर इम्पैक्ट एनएसआर. चेन्नई इंडिया की सिटी है, ठीक है, और व्लादिवोस्तोक रशिया की सिटी है. इनके बीच में हम एक रूट तैयार कर रहे हैं मैरीटाइम कॉरिडोर. वो किस तरीके से नॉर्दर्न सी रूट पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, किस तरीके से बेनिफिशियल हैं दोनों एक दूसरे के लिए, समझते हैं डिटेल में. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बिफोर स्टार्टिंग दिस जस्ट कम टू द मैप पोर्शन, ठीक है. मैप से थोड़ा सा आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए, समझते हैं थोड़ा मैप को एक बार. सो दिस इज आवर अर्थ. तो ये रहा आपका आर्कटिक ओशियन. हेज रशिया, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक रशिया की बाउंड्री है. ये वो सी है जो अभी आपको मैं शो कर रहा था, वेरेंसी, करासी, यहाँ पे लापटेप सी है और फाइनली यहाँ पे चुक्की सी है. उसके बाद में वो अलग साइड में चले जाते, ठीक है. आर्कटिक सर्कल जो हम बोलते हैं तो ये मतलब आर्कटिक ओशियन पूरा इतना, ये पूरा एरिया कवर होता है, सब में लगता है यहाँ पे, ठीक. उस साइड में
क्या है, यूएसए। ये यूएसए है, ये कनाडा की बाउंड्री लगती है, ये ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क में लगता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे स्वीडन है, फिर ये आपका रशिया है। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड तीनों यहाँ पे जो है एरिया लगते हैं, ठीक है। तो ये सब कंट्री सराउंड करती हैं आर्कटिक ओशियन को। अब आइए मैप पे, हम यहाँ इंडिया में हैं, ठीक है। जनरली अगर हमको ट्रेड करना है, सपोज कीजिए रशिया से, तो ट्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको मैप को बड़ा कर देता हूँ। मैंने मरमांस पोर्ट आपको यहाँ समझाया था। सो मरमांस पोर्ट से अगर इंडिया को कुछ मंगाना है, सपोज कीजिए हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं या गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से होते हुए आएंगे, यहाँ से एंट्री करेंगे, जिब्राल्टर स्ट्रेट है ये, फिर हम यहाँ स्वेज कैनल से एंट्री करते हैं, देन वी कम इस तरह। ये सी रूट इंडिया फॉलो करता है। नाउ सपोज यूरोप की किसी कंट्री को, यूनाइटेड किंगडम को, ठीक है, चाइना से ट्रेड करना है या इनको चाइना से ट्रेड करना है, ठीक, या रशिया को खुद भी कोई सामान यहाँ से चाइना भेजना है, तो उसको खुद भी इसी रूट को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अभी वो कनेक्टिविटी नहीं है डेवलप। तो मेनली जो, अगर हम डायरेक्ट नॉर्दर्न सी रूट की बात करें, जो पूरा रशिया को यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर रहा है, अगेन देखिए सी, बेरेंट सी, काला सी, लैपटॉप सी, तो इस एरिया को कवर करने के लिए खुद रशिया को, उसको भी यही रूट फॉलो करना पड़ता है, वो घूम के यहाँ पे आए, ठीक है। तो जो यूरोपियन एरियाज़ हैं और ये वाले जो एरियाज़ हैं, इनमें कनेक्टिविटी के लिए ये रूट काफ़ी ईज कर देगा, ये रूट बहुत बड़ा होता है। अब अगर हम खुद इस साइड की बात करें, सपोज कीजिए यूरोप को चाइना से ट्रेड करना है, ठीक है, तो इन जनरली अगर ये रूट चालू होगा तो यूरोप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकता है, बट अभी यूरोप क्या वे फॉलो करता है, यूरोप यहाँ से निकलेगा पनामा कैनल से होते हुए, देन इट विल कम टू चाइना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रूट्स हैं जो कि फॉलो करे जाते हैं। नॉर्दर्न सी रूट इन सब की डिस्टेंस को रिड्यूस कर सकता है, बट अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया तो यहाँ से यहाँ तक सामान मंगा लेता है। अगर ये चालू हो गया तो इंडिया को तो कोई फायदा नहीं है, इंडिया के लिए तो रूट और लंबा हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्यों इंडिया के लिए इंटरेस्टेड है उसकी बात करेंगे। इंडिया ने इसमें इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया है, वाई इट इज सो, इंडिया क्यों चाह रहा है इसमें इन्वेस्ट करना, ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे है स्वेज कैनल। स्वेज कैनल बहुत ही बिजी कैनल है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से होता है, बहुत कार्गो मूवमेंट यहाँ से होती है, ट्रेडिंग का एक ऐसा स्पोर्ट है। अभी रिसेंट टाइम में क्या हुआ था, स्वेज कैनल ब्लॉक हो गया था, उस ब्लॉकेज की वजह से ट्रेड बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो गया। कोई ऐसा अल्टरनेटिव रूट नहीं है। सपोज कीजिए अगर ये बंद होता है तो अगेन फिर आपको पूरा ये घूम के रूट कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक अल्टरनेटिव रूट डेवलप हो सकता है स्वेज कैनल के अलावा भी, जो इंडिया के लिए ईज करेगा थोड़ी मूवमेंट को। उसके अलावा इंडिया को अगर सेंट्रल एशिया में एंट्री करनी है, इंडिया को इधर एंट्री करनी है रशिया में, तो ये जो स्टेट्स हैं, जो देश हैं, पाकिस्तान, हमें पता है मूवमेंट आसान नहीं होती पाकिस्तान से कभी भी। यहाँ पे हिमालय है, यहाँ से हम मूव नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ ईरान में एंट्री करते हैं, ठीक है। चाहबाज प्रोजेक्ट का नाम हमने सुना होगा, जो यहाँ पे डेवलप करना चाहा था हमने, कर रहे हैं उसको डेवलप। ईरान से होते हुए हम यहाँ निकल सकते हैं चाहें तो, बट ईरान का अपना एक अलग इशू है। ईरान का, रशिया मतलब ईरान जब भी न्यूक्लियर पावर में कुछ करना चाहता है या उसको एक्सप्लॉइट करता है तो यूएसए उस पर सैंक्शन लगाता है, फिर इंडिया ज़्यादा एंगेजमेंट दिखा नहीं पाता, क्योंकि फिर आपको यूएसए के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तो चैलेंजेस हैं सेंट्रल इंडिया या एशिया से कनेक्टिविटी के लिए इंडिया की। तो उसका सॉल्यूशन इंडिया ने क्या निकाला, व्लादिवोस्तोक जो मैंने बताया था आपको, यहाँ से ये वाला वे, यहाँ की कनेक्टिविटी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगा इन सब प्रॉब्लम से दूर, बट दिस विल नॉट बी द ओनली वे, ये अल्टरनेटिव होगा एक।
जो सपोज कि यूरोप से ट्रेड करनी है तो आप यहाँ से कीजिए, रशिया से करनी है तो आप यहाँ से कीजिए। नाउ कम टू द टॉपिक। अब ये मैपिंग इन्फॉर्मेशन जरूरी थी, नीडेड थी, इसलिए मैंने आपको मैपिंग इन्फॉर्मेशन दी है। अब समझते हैं टॉपिक को, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, पेज पे पहुंचते हैं वापस। सॉरी फॉर द डिले। तो ये अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पढ़ते हैं इस आर्टिकल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैपिंग इन्फॉर्मेशन वाज नीडेड, सो मैंने आपको उसके बारे में डिस्कस कर दिया। मरमांस्क पॉपुलरली नोन एज द कैपिटल ऑफ आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन की कैपिटल से जाना जाता है मरमांस्क को। द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ नॉर्दर्न सी रूट, ये बिगिनिंग पॉइंट है नॉर्दर्न सी रूट का, वी हैव सीन इन द मैप। इट इज विटनेसिंग द राइजिंग ट्रेंड ऑफ इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन कार्गो ट्रैफिक, इंडिया की कार्गो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब हम शिप से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं, काफ़ी लोडिंग हो रही है और यहाँ पे मूवमेंट इंडिया में सामान आ रहा है वहाँ से। फर्स्ट 7 मंथ अगर 2023 की बात करें तो 35% जो शेयर था वो यहाँ से कार्गो हैंडलिंग का इंडिया को था, मतलब रशिया से जो ट्रेडिंग चल रही है वहाँ पे 35% इंडिया ने हैंडल किया। 8 million tons, which is about 200 kilometer northwest of Moscow. India has been showing greater interest regarding the NSR for a variety of reasons. अब हमने मरमांस्क पोर्ट की बात की जहाँ से कनेक्ट होके NSR बनेगा आपका। अब देखते हैं कि इंडिया NSR में अपना इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा है। मैंने भी आपको समझाया था मैप में, एक रीज़न बता दिया था, बट दैट वॉज नॉट द ओनली रीज़न, के और भी मल्टीपल रीजन्स हैं जिसकी वजह से जो है हम उसमें इतना इंटरेस्ट अपना शो कर रहे हैं। उससे पहले आर्कटिक रीजन की बात करते हैं। Vulnerability of the Arctic region, which is above the Arctic Circle and includes the Arctic Ocean, with the North Pole at its center, unprecedented change in the climate may have an impact of India in terms of economical security, water security and sustainability. So Arctic Circle, ठीक है, आर्कटिक सर्कल जो होता है ऊपर वाला एरिया जो आर्कटिक ओशियन के बराबर चारों ओर है, वहाँ पे बर्फ जमी रहती है, नॉर्दर्न पोल में पड़ता है, बट क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो है काफ़ी तेज़ी से वहाँ का आइस मेल्ट हो रहा है और कई डेटा ये शो करते हैं कि 2015 तक 80-90% ऑफ द आर्कटिक ओशियन की जो वो है मेल्ट हो जाएगी अगर हमने क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट नहीं करा, नहीं कम किया उसको। तो अगर उसके जो इम्पैक्ट पड़ेंगे फिर जितनी तेज़ी से वो लॉस हो रहा है तो उससे इंडिया की वाटर सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी पे भी खतरा पड़ेगा। क्यों? रीज़न जो है ये अनएक्सप्लोर प्रोस्पेक्ट एरिया फॉर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, डीजल, कोल, शेल गैस, ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं, फ्यूल की एक बहुत बड़ी सोर्स है। अगर एक आर्टिकल की बात करें 2012 में, उसमें ये बताया गया था कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द रीजन में होल्ड ओवर 40% ऑफ द करंट ग्लोबल रिजर्व ऑफ ऑयल एंड गैस। जितना ऑयल एंड गैस इस समय पे मौजूद है अर्थ पे, उसका 40% आर्कटिक सर्कल में है, आर्कटिक रीजन में है, जो अब तक अनएक्सप्लोर्ड है, जिसको किसी ने एक्सप्लोर अब तक नहीं किया है। इट्स अ रियली बिग अमाउंट। आप खुद सोचिए इतनी सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है, स्पेशली जो वेस्ट एशिया की वेस्ट कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, या अमेरिका या रशिया खुद सब में है, बट उसके अलावा ये केवल 60% रिजर्व हों, 40% कहीं और मौजूद है जो कि आर्कटिक रीजन में है। कोल के, जिंक के, सिल्वर के भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रिजर्व हो सकते हैं वहाँ पर। इंडियन गवर्नमेंट ने आर्कटिक पॉलिसी 2022 मेंशन करती है कंट्री की अप्रोच इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रीजन की, गाइडेड बाय यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल।
तो यूनाइटेड नेशन के SDG गोल हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चाह रहे हैं कि हम उसको सस्टेनेबल वे में यूज़ करें। इंडिया का एंगेजमेंट कब से स्टार्ट हुआ? तो जनवरी 1920 से स्टार्ट हुआ, जो कि स्वालबार्ड ट्रीटी हुई थी 1920 में। इस ट्रीटी का नाम ध्यान रखना, इट कैन बी आस्क्ड जनरली कि स्वालबार्ड ट्रीटी किससे कनेक्टेड है, तो आर्कटिक ओशियन से, आर्कटिक रीजन से। उसके बाद इंडिया ने काफ़ी साइंटिफिक स्टडीज़ करी, रिसर्च करी आर्कटिक रीजन में, एटमॉस्फेयर की बायोलॉजिकल, मेराइन, हाइड्रोलॉजिकल, ग्लेशियोलॉजिकल स्टडीज़ करी। तो ये एक तो इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस अलग होती है, साइंटिफिक सिग्निफिकेंस, रिसर्च स्टडी करते हैं हम, अर्थ के बारे में पता करते हैं, जियोलॉजी के बारे में पता करते हैं कि वो आइस का कवर है और वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे भी कभी आइस नहीं थी और वो भी एक जनरल एटमॉस्फेयर में हुआ करता था। इसका मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ है, कोई शिफ्ट हुआ है, वो सब नॉलेज हमें उसकी स्टडी करने पे ही पता लगेगी। उसके बाद में इंडिया ने वहाँ पे हिमाद्री स्टेशन अपना सेटअप किया 2008 में। ये सब पॉइंट रिमेंबर करने के हैं। द कंट्री लॉन्च इट्स इनॉग्रल मल्टी सेक्टरल मोड ऑब्जर्वेटरी एंड नॉर्दर्न मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी, इतने इतने। उसके बाद में हमने और भी यहाँ पे लेबोरेटरी सेटअप करी ऑब्जर्वेशन करने के लिए एटमॉस्फेयर की, आइस की। लास्ट ईयर तक 13 एक्सपेडिशंस हमने आर्कटिक में भेजे, जो कि सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए। 2013 में इंडिया बिकेम एन ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ द आर्कटिक काउंसिल विद 5 अदर मेंबर इंक्लूडिंग चाइना। 6 मेंबर को ऑब्जर्व स्टेटस मिला आर्कटिक काउंसिल का। आर्कटिक काउंसिल जो भी मैंने आपको मैप में शो करा था, चारों ओर से जो कनेक्ट करती हैं कंट्रीज की, जिसमें से एक आपका आर्कटिक काउंसिल में क्या आता है? रशिया, जो यहाँ से हाथ लगता है। रशिया के बाद आपका स्वीडन है, नॉर्वे है और फिनलैंड है। उसके बाद में डेनमार्क है, क्योंकि डेनमार्क पे ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड टच करता है। उसके बाद में आपका USA है और फिर आपका कनाडा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें एक एक कंट्री और आती है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। 8 कंट्रीज में पूरी लगती है आपकी। हाँ, इसमें आइसलैंड हो जाता है, आइसलैंड में भी लगेगा। ठीक है, तो 8 कंट्रीज कवर करती हैं, यही आर्कटिक काउंसिल की मेंबर कंट्रीज हैं। ऑब्जर्वर स्टेटस इंडिया को दे दिया गया 6 और कंट्रीज के साथ में। ये ऑब्जर्वर स्टेट का मतलब क्या होता है? यू आर नॉट द मेंबर ऑफ द काउंसिल बट यू कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। आप मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना व्यू पॉइंट रख सकते हो। सो आप एक ऑब्जर्वर स्टेटस स्टेट हो उसके। अब बात करते हैं नॉर्दर्न सी रूट की। सो शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट होगा फॉर फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन यूरोप एंड कंट्रीज ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन। तो अभी मैप में आप याद करिए, मैप में मैंने आपको बताया था कि जो यूरोप है और पैसिफिक एशिया की साइड वाली कंट्री, यूरोप और पैसिफिक, उसके बीच में इतना बड़ा जो एशिया कॉन्टिनेंट का एरिया आता है, ठीक है, उसको कवर करने के लिए जनरली जो रूट फॉलो करा जाता है, वो रूट कंट्रीज का साउथ एशिया से होकर निकलता है। ठीक है, साउथ एशियन कंट्री जो इंडिया मतलब नीचे है, इंडियन ओशन से होते हुए सुएज कैनल, तो वो आपका इस तरीके का रूट है कुछ, बट ये रूट आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो ये यूरोप है, ये एशिया है, इनकी कनेक्टिविटी के लिए। तो ये शॉर्टेस्ट रूट होने वाला है, 4 सी से होते हुए जाएगा, रनिंग अबाउट इतने किलोमीटर। रूट बिगिंस एट द बाउंड्री बिटवीन बेरेंट एंड कराची एंड एंड्स इन द बेरिंग स्ट्रेट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सी के नाम। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, बेरेंट सी, कराची, उसके बाद में बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट कहाँ ख़त्म होती है? जहाँ पे चुक्की सी है, चुक्की सी लास्ट में है। अगेन आई एम शोइंग यू दिस, ये रहा आपका चुक्की सी। और बेरिंग स्ट्रेट कहाँ है आपकी? बेरिंग स्ट्रेट इस साइड में है, यहाँ पे। बेरिंग स्ट्रेट जो है आपकी, वो यहाँ रशिया और अलास्का USA के बीच में स्ट्रेट है, जो कि बेरिंग स्ट्रेट है, और ये आपका चुक्की सी है। तो ये सब सीज और ओशियंस को कवर करता हुआ निकलेगा। एक पेपर जो पब्लिश किया गया था वो बताता है कि 50% तक का जो है डिस्टेंस कम हो जाएगी, जो कि स्वेज कैनल, पनामा कैनल से होते हुए निकलती है। स्वेज कैनल अभी मैंने आपको शो करा, पनामा कैनल कहाँ पे है? साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। 2021 में जब स्वेज कैनल ब्लॉक हुआ, अब देखिए स्वेज कैनल ब्लॉक होने से जो रूट है वो सीधे आपका अफ्रीका के नीचे से होते हुए निकलेगा, जो कि बहुत बड़ा रूट हो जाता है, जिससे इसके ऊपर अटेंशन काफ़ी इंक्रीज हो गई स्वेज कैनल के ब्लॉक होने के बाद से। ब्लॉक मतलब चालू हो गया था बट कुछ टाइम के लिए वो ब्लॉक रहा था। हाउ इज रशिया मेकिंग द NSR नेविगेबल? अब रशिया किस तरीके से उसको नेविगेबल बनाने का ट्राई कर रहा है।
आर्कटिक ओशियन पूरे साल, ऑलमोस्ट पूरे साल आइस से भरा हुआ रहता है। द आइस ब्रेकिंग असिस्टेंस to organize to ensure safe navigation along the NSR, Russia is the only country in the world with a nuclear powered icebreaker fleet. रशिया के पास ऐसी फ्लीट हैं, ऐसी नेवी है, ऐसा शिप हैं जिनके पास में न्यूक्लियर पावर है जो आइस को ब्रेक करती हैं और एक इजीली नेविगेशन चलती है। कंटिन्यूसली आइस ब्रेक होता चला जाएगा क्योंकि पूरे साल वहाँ पे आइस रहता है। मेन प्रॉब्लम जो नॉर्दर्न सी रूट की कनेक्टिविटी की है वो आइस है, जिसको ब्रेक करने की अच्छी खासी टेक्नोलॉजी रशिया के पास में है। दिसंबर इतने में वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर आइस ब्रेकर लेनिन जो आया था वो ऑपरेशन में रखा गया, जिससे कि एनएसआर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। इट वॉज कमीशन 30 ईयर्स लेटर, 30 ईयर के बाद डिकमीशन कर दिया गया था, रोक दिया गया था उसको। ठीक है, अब अगेन उसको दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। द फ्लीट कंप्राइज 7 न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर अपार्ट फ्रॉम 1 न्यूक्लियर कंटेनर शिप। 3 मोर आर एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन बिटवीन इतने तो ज़्यादा शिप लाए जा रहे हैं, आइस ब्रेकर लाए जा रहे हैं, जिससे वो रूट आसानी से स्टार्ट किया जा सके। इंडिया को क्या फैक्टर ड्राइव कर रहे हैं जिससे इंडिया पार्टिसिपेट करना चाहता है नॉर्दर्न सी रोड में, दैट्स इम्पोर्टेंट। जो ग्रोथ है कार्गो ट्रैफिक के अनुसार के अलोंग इज ऑन द कांस्टेंट राइज एंड ड्यूरिंग इतने द ग्रोथ रेट वॉज इतने %। अब कार्गो ट्रैफिक की ग्रोथ इंडिया की बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? ये स्टार्ट हुई कहानी जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ। रशिया यूक्रेन के बाद से रशिया पे सैंक्शन लगाए गए, कई सारी कंट्रीज़ ने जो ऑयल्स वगैरह एक्सपोर्ट करता है वो लेने बंद कर दिए, बट इंडिया ने अपना ऑयल गैस इंपोर्ट जो है रशिया से बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल इंपोर्ट भी वहाँ से बढ़ने लगा। तो कंटिन्यूसली इंपोर्ट कर रहा है इंडिया क्रूड और कोल फ्रॉम रशियन रिसेंट ईयर। रिपोर्ट कहती है द रिकॉर्ड सप्लाईज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज फॉर द इंडियन इकोनॉमी आर पॉसिबल ड्यू टू सच अ रिलायबल एंड सेफ ट्रांसपोर्ट आर्टरी एज एनएसआर। उसके अलावा अगर एनएसआर होगा तो इंडिया के लिए काफ़ी इजी है। अब इजी नॉट इन द सेंस ऑफ डिस्टेंस, बट इजी इन द सेंस कि हम मरमांस पोर्ट से जो है अपना हैंडल कर रहे हैं पूरा, तो हम कोई भी अल्टरनेटिव रूट ले सकते हैं अगर स्वेज कैनल पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, या फिर उसके अगर हमें सेंट्रल एशिया के थ्रू एंटर करना है तो उससे अच्छा रूट क्या होगा, हम इधर से होते मलक्का स्टेट से होते हुए चाइना की साइड से वहाँ पहुँच सकें। उसके बाद में फुल कनेक्टिविटी है, रशिया की पूरी बाउंड्री के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो जो भी लगती है। सेकेंडली क्या है, एनएसआर एज्यूम इम्पोर्टेंस गिवन द इंडियाज ज्योग्राफिकल पोजीशन एंड मेजर शेयर ऑफ इट्स ट्रेड एसोसिएट विद सी ट्रांसपोर्टेशन। सी ट्रांसपोर्टेशन से जितनी हमारी ट्रेडिंग वहाँ चल रही है उसमें हेल्प करेगा। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस कि ये जो इंडिया का सी रूट का जो इस समय हम इस समय यूज़ करते हैं स्वेज कैनल से होते हुए, तो वो जो रूट है दैट रूट इज़ वेरी शॉर्ट। इसके कंपैरिजन में वो शॉर्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपका अफ्रीका है, सो जो ये वाला रूट है इंडिया के लिए दिस इज ऑलवेज शॉर्ट इसके कंपैरिजन में। ठीक है, बट अगर हमें रिसोर्सेज यहाँ से सप्लाई करनी हो तो ये इफेक्टिव हो सकता है। उसके अलावा जो स्वेज कैनल है, स्वेज कैनल का ब्लॉक होना इज वन इशू, बट सेकंड स्वेज कैनल पे चार्जेस काफ़ी लगते हैं क्योंकि वो बहुत बिजी मूवमेंट होती है वहाँ की। इजिप्त उसका कंट्रोल लिए हुए हो, वहाँ पे अच्छा खासा फी अमाउंट पे करना पड़ता है। और जिब्राल्टर तो वहाँ की स्टेट जो है उनमें फी अमाउंट दैट्स वन इशू, कनेक्टिविटी इशू इज सेकंड थिंग। तो ये सब इशू को टैकल किया जा सकता है इंडिया के द्वारा सी ट्रांसपोर्टेशन से हमारी काफ़ी, क्योंकि 95% जो ट्रेड है हमारी वॉल्यूम में वो सी रूट से ही करते हैं, और एक यूरोप और रशिया से अच्छा खासा हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। थर्डली चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिया, दिस प्रोजेक्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से यहाँ तक ये वाला। तो ये चेन्नई व्लादिवोस्तोक प्रोजेक्ट है मैरीटाइम कॉरिडोर का, जो लास्ट ईयर हमने साइन करा था रशिया के साथ में 2019 में। being examined as one linking with another organized international container transits through NSR। तो ये पूरा एक जो हम मैरीटाइम रूट कनेक्ट कर रहे हैं व्लादिवोस्तोक तक, तो उससे हम इसको अल्टरनेटिवली मरमांस तक पहुंच सकते हैं। ये उसके साथ में पूरा फुल कनेक्टिविटी चेन इसकी बन सकती है।
इतने किलोमीटर लॉन्ग जो चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर है, जो कि सी ऑफ जापान से होते हुए जाती है, साउथ चाइना सी, मलक्का स्ट्रेट, विल ब्रिंग डाउन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टाइम टू 12 डेज। तो उससे ट्रांसपोर्टेशन टाइम 12 डेज तक आ जाएगा। ऑलमोस्ट 1/3 वॉट इज टेकन अंडर द एग्जिस्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग मुंबई रूट ऑफ इतने किलोमीटर। तो जो सेंट पीटर्सबर्ग और मुंबई का रूट है 16,000 किलोमीटर तक का, उसको जो है थोड़ा टाइम, उसका 1/3 टाइम इसमें लगने लगेगा। A study commissioned by Chennai Port Trust revealed that coking coal, crude oil, liquefied natural gas (LNG) and fertilizer are some of the cargo that can be imported from Russia to India through this corridor. कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मंगाते हैं, वो सब इस कॉरिडोर के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये कॉरिडोर एनएसआर से जाके कनेक्ट हो सकता है। इससे इंडिया के लिए एक बहुत सफिशिएंट, एक बहुत ईजी ट्रांसपोर्टेशन रूट बन सकता है कनेक्ट होने का। फोर्थली, experts are discussing the possibility of China and Russia gaining collective influence over NSR. चाइना और रशिया कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस ले लेंगे, पूरा उस पर अपना इन्फ्लुएंस लगा देंगे, इसलिए इंडिया उसमें एक प्लेयर के तौर पे आना चाह रहा है, जिसमें इंडिया चाइना के इन्फ्लुएंस को टैकल कर सके, ओवरकम कर सके उस एरिया में। क्या आगे है? 2035 तक डेवलप होना है। लास्ट ईयर अप्रूव कर दिया है 80 मिलियन टन, दैट डेटा इज नॉट इम्पोर्टेंट। प्लान अप्रूव टू प्लेस एमिट इकोनॉमिकल सेक्शन लगे हैं, उस बीच में आया है। उसके अलावा इंडिया से जो है लास्ट मार्च में जो है इन्होंने डिस्कस किया था, मीटिंग हुई थी इसके डेवलपमेंट के ऊपर। इंडिया ने भी कह दिया कि ठीक है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं पूरा। इंडिया पार्टिसिपेट करेगा प्रोजेक्ट जितने भी होंगे एनएसआर में। और जो चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम प्रोजेक्ट है, वर्कशॉप फीचरिंग स्टेक होल्डर फ्रॉम द 2 कंट्रीज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर। उसके अलावा जो हमारी CBAMC का जो दोबारा से मीटिंग है वो फिर से होने जा रही है अक्टूबर मंथ में। सो ये टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक को जितना आप अच्छे से रीड करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आर्कटिक काउंसिल की कंट्रीज कौन सी हैं, उनकी बाउंड्री कहाँ कहाँ टच होती है। पोर्ट्स, जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, उन पोर्ट्स को ध्यान रखना है। सी जो इम्पोर्टेंट सी हैं उनको ध्यान रखना है, ठीक है। जो सिटी हैं इम्पोर्टेंट, उनको ध्यान रखना है। तो उसके अलावा स्ट्रेट, जैसे सुएज कैनल का नाम आया, पनामा कैनल कहाँ पे है, या फिर मलक्का स्ट्रेट आपकी कहाँ पे है, ये सब ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में अगर हम बात करें मेंस पर्सपेक्टिव से, ठीक है, जियोपॉलिटिकल, तो GS सेकंड के इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाएगा ये। इसमें आपका आएगा कि इंडिया रशिया रिलेशंस में आ सकता है एनएसआर, या आर्कटिक में इंडिया का जो एंगेजमेंट है उसमें एनएसआर का क्या रोल है, ठीक है। चाइना को टैकल करने के लिए भी कुछ है क्या, या ओवरऑल हमारी ट्रेडिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, या वर्ल्ड कनेक्टिविटी के लिए कहीं पे भी, उसमें कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इससे कवर हो सकती हैं आपकी। अंडरस्टैंडिंग इस मस्ट बी अ प्रायोरिटी। उसके बाद में नोट्स मेकिंग वट एवर रिवाइज करना वगैरह, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या है जो इंडिया इसमें इंटरेस्ट शो कर रहा है, आर्कटिक रीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट क्या है आर्कटिक रीजन पे। ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड, और अगर कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्ट कीजिए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। उसके अलावा एक और आर्टिकल है आज के न्यूज़पेपर में, उसका भी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। उसका वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, देखिए उसको। इलेक्शन कमीशन को लेकर है, जो पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा है, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।